हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हम गुलाम वंश को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इल्तुतमिश तक सब कुछ बहुत ही अच्छे से, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखा था और समझा था। आज हम इससे आगे इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें गुलाम वंश का चौथा शासक होता है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज से आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1236 तक ही, मतलब ये केवल कुछ ही महीनों तक शासन में रहा था, जो कि एक बहुत ही अयोग्य शासक था। ठीक है, इसकी माँ शाह तुर्कान थी और इसके पिता इल्तुतमिश थे। ठीक है, इल्तुतमिश का ये पुत्र था, जो कि बहुत ही अयोग्य शासक साबित हुआ। इसके बाद पांचवा शासक जो गद्दी पर आता है वो आती है रजिया सुल्तान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाता है रजिया सुल्तान, जो कि गद्दी पर 1236 ईस्वी से में बैठी थी और 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका लगभग 4 वर्ष का शासन था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और कौन थी वो? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की सबसे पहली मुस्लिम शासिका थी। इसके खिलाफ जो होने वाले विद्रोह थे, सबसे पहले इसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था अल्तूनिया का विद्रोह, जो कि कहाँ है? तवर हिंद और भटिंडा। भटिंडा कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में सबसे पहले इसके अल्तूनिया का विद्रोह हुआ था, जिसमें इसका एक काला गुलाम था, एक काला गुलाम था याकूत। ठीक है, काला गुलाम याकूत, जो इसकी हर युद्ध में, हर किसी काम में इसकी मदद करता था। उसकी अल्तुनिया के विद्रोह में इसके गुलाम याकूत की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। रजिया की हत्या 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को कैथल में कर दी गई। कुल्हा और चोगा का मतलब क्या होता है? कुल्हा का मतलब होता है टोपी, कुल्हा का मतलब होता है टोपी, और चोगा का मतलब होता है कुर्ता। तो रजिया जो है भरे दरबार में टोपी और कुर्ता पहनकर आ जाती थी। ठीक है, तब से इसलिए बोलता है कि रजिया, तब से बोलते हैं कि रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। ठीक है, ये हमको कुल्हा और चोगा के नाम से याद रखने हैं, टोपी और कुर्ता याद नहीं रखना हमको। बस इतना मतलब पता रखना है कि कुल्हा का मतलब होता है टोपी और चोगा का मतलब होता है कुर्ता। तो रजिया की हत्या 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को कैथल में कर दी गई थी। कैथल कहाँ है? हरियाणा में। रजिया ने अपने काले गुलाम याकूत को सबसे पहले अमीर ए आखूर का पद दिया था, जिसका मतलब होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। ठीक है, घोड़े के अस्तबल का प्रमुख किसका मतलब होता है? अमीर ए आखूर का मतलब। ठीक है, जो अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया था। अल्तुनिया का विद्रोह कहाँ हुआ था? अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था भटिंडा, पंजाब में। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है बहराम शाह, जो कि 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 42 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, इसने अपना नायब ए मुमलिकात एतगीन को नियुक्त किया था। ठीक है, नायब ए मुमलिकात इसने किसको नियुक्त किया था? एतगीन को किया था। मतलब इसका मतलब होता है अपनी शक्तियों का, मतलब जो, मतलब हमारी जो शक्ति जिसके पास होती है, शासन पर बैठने के बावजूद भी हमारे पास शक्तियाँ नहीं होती, लेकिन शक्तियों का जो प्रधान है उसने एतगीन को नियुक्त किया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है नायब ए मुमलिकात। ठीक है, एतगीन की हत्या करा दी गई। इसके बाद तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किसके समय पर किया था? तो किसके समय पर किया था? ये बहराम शाह के समय पर किया था। ठीक है, इसके बाद सातवां आता है मसूद शाह। ये जो हमारे मतलब गुलाम वंश के शासक हैं, इनको हमें ज़्यादा याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इम्पोर्टेंट है इल्तुतमिश। एक दो क्वेश्चन यहाँ से हमें रजिया सुल्तान से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद एक शासक आता है इस पर बलबन, जहाँ से हमें क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। बाकी बीच में जो शासक आए हैं इनका हमें मतलब इतना हमें इन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हमें बस इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा ही जानना है कि कौन गद्दी पर कब बैठा और कब तक रहा। इसके बाद आता है मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, जो कि एक बहुत ही अयोग्य शासक साबित हुआ था। तो हमें इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हमको याद रखना है कि गुलाम वंश का जो 7वें नंबर का शासक था वो कौन था? मसूद शाह था, जो 1242 से 46 ईस्वी तक गद्दी में पर रहा था। इसके बाद आता है नंबर 8 पर आता है नसीरुद्दीन
महमूद, जो कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकबरा का जनक कौन है। तो मकबरा का जनक कौन माना जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा का जनक माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा बनवाया था, जिसे हम सुल्तानगढ़ी का मकबरा के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र था और सल्तनत काल का इसे हम औरंगजेब के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के औरंगजेब के नाम से किसको जाना जाता है? सल्तनत काल का औरंगजेब किसको जानते हैं? हम नसरुद्दीन महमूद को जानते हैं। ये टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इसने नायब ए मुमलिकात किसको नियुक्त किया था? बलबन को। नायब ए मुमलिकात का मतलब क्या होता है? सारी शक्तियों का जो अधिकार होता है वो किसी एक दूसरे इंसान के हाथों में होता है। तो इसने अपना नायब ए मुमलिकात किसको नियुक्त किया था? इसने किया था बलबन को नियुक्त। ठीक है, महमूद बलबन का दामाद भी था। बलबन का दामाद। सबसे पहले इसने क्या किया था? बलबन ने शमसी वंश का खात्मा किया था। ठीक है, और इसने प्रथम इलवरी वंश का भी खात्मा किया था। ठीक है, पूछा जाता है कि प्रथम इलवरी वंश का खात्मा किसने किया? तो बलबन ने किया था। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर आता है बलबन, जो कि 1266 ईस्वी से लेकर 1207 ईस्वी तक बैठता है। ठीक है, 1266 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी से लेकर, सॉरी गलती से लिखा हो, 1287 ईस्वी तक ये बैठता है गद्दी पर। ठीक है, 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इसका जो शासन काल है वो द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि दास वंश के जो भी दास वंश का कोई भी अगर बच्चा भी था तो इसने सभी को, मतलब दास वंश की इसने एक एक निशानी को की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तब से माना जाता है कि द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना किसने की है? बलबन ने की है। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम था वो, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका जो पूरा नाम था, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन का पूरा नाम पूछा जाता है तो इसका पूरा नाम होता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसने उपाधि जो ली थी, इसने को उपाधि मिली थी उलूग खां, और यह उपाधि किसने दी थी? इसको महमूद खान ने। ठीक है, उलूग का मतलब होता था महान खान, अपने आप में एक महान खान। ठीक है, किसने दी थी उपाधि इसको? इसको उपाधि दी थी महमूद ने। महमूद कौन था? इसका दामाद था और इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था। महमूद का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, सबसे पहले अमीर ए शिकार, मतलब शिकार विभाग का ये सबसे प्रमुख, और अमीर ए अखूर बना। अमीर ए अखूर मतलब होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। अमीर ए शिकार का मतलब है शिकारी विभाग का प्रमुख। किसको बनाया गया था? बलबन को सबसे पहले। ठीक है, इसने बाद में क्या किया था? लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी, जो कि कहाँ किसके खिलाफ अपनाई थी? इसने मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। ठीक है, मेवाती कौन लोग थे? पंजाब में एक सतलज नदी है, तो सतलज नदी पर कौन आगे थे? मंगोल आगे थे। तो इसने देखा कि अगर मंगोलों से हमें बचना है तो सबसे पहले हमें आसपास के क्षेत्र को मजबूत करना होगा। तो सतलज नदी के पास एक क्षेत्र पड़ता था जहाँ पर मेवाती क्या करते थे? बहुत ही मेवातियों ने आतंक मचा रखा था, लूटपाट करते थे और स्त्रियों के साथ छेड़खानी करते थे। इसके बाद पता चली तो इसने क्या काम किया? इसने एक एक गठन किया, एक परिषद बनाई, और इसने क्या किया था कि जो भी आपको ऐसा करता मिले तो आपको क्या करना है? उसके खिलाफ लोहे एवं रक्त नीति अपनानी है। मतलब उसकी आंखों में इसने क्या किया था? गर्म लोहे की सरिया उनकी आंखों में डलवा दी थी, या फिर उनके सर तलवार से काटने के इसने सीधे आदेश दिए थे कि जो भी आपको ऐसा करता मिले तो आपको उसकी गर्दन अलग कर देनी है। तुर्क ए चहलगामी, ठीक है, तुर्क ए चहलगानी का अंत किया। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, जिसमें 40 सरदारों का गठन होता था। ठीक है, उसका भी कौन था? ये प्रमुख था। ठीक है, सबसे पहले इसने उसी को ख़त्म किया कि ताकि कोई आगे गद्दी पर बैठने के बारे में सोच भी ना सके। मतलब बलबन इतना चालाक था कि गद्दी पर किसी को आने ही नहीं देना चाहता था। इसी वजह से इसने क्या काम किया था? इसने दास वंश के एक एक निशानी को ढूंढ ढूंढ के इसका खात्मा कर दिया था। तभी से बोला जाता है कि प्रथम इलवरी वंश का खात्मा किसने किया था? बलबन ने। और बलबन के जो समय को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना भी बोलते हैं। बलबन के वंश को बलबनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं बलबन के वंश को? बलबनी वंश के नाम से भी हम जानते हैं। इसने दरबार में सिजदा एवं पाबूस की नीति स्टार्ट की थी।
सिजदा और पाबोस की नीति का मतलब क्या? सिजदा का मतलब होता है झुकना और पाबोस का मतलब होता है चूमना। मतलब जो भी इसके दरबार में आता है पहले दरबार में क्या करेगा, वो सिर झुकाएगा और फिर उसके बाद घुटनों के बल चलते हुए कहाँ तक जाना, उसे उसकी गद्दे तक जाना, उसके पैरों को चूमना है। ठीक है। उसके बाद इसने नौरोज़ उत्सव शुरू कराए थे, जो कि पारसियों के एक त्यौहार है। पारसियों का जो नववर्ष है, हम ये भी मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पारसियों का नववर्ष कब से शुरुआत हो, तो नौरोज़ उत्सव। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली में सबसे पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है बलबन। ठीक है। गैर मुस्लिम का मतलब क्या है? क्योंकि इसने जो नवरोज़ त्यौहार स्टार्ट किए थे वो किसके लिए स्टार्ट किए थे? पारसियों के लिए इसने स्टार्ट किए थे। ठीक है। इसने इसके बाद फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया। एक देश था फारस, जहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने क्या किया था, सारी शक्तियाँ अपने पास रखी थी। मतलब वो किसी को कोई पद नहीं देते थे, केवल इनके पास कुछ ही लोग थे जिनको ये अपना प्रमुख मानते थे। ठीक है। ज़्यादातर जो शक्तियाँ थी वो इनके खुदों के पास थी। तो इसलिए इस माना जाता है कि फारसी पद्धति में जो दरबार का गठन था वो किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है। इसके बाद इसने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की थी। इससे पहले इल्तुतमिश ने क्या किया था? एक इक्ता प्रथा चला रखी थी। इक्ता प्रथा का मतलब क्या होता है? इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि। इल्तुतमिश क्या करता था? अपने सैनिकों के लिए एक भूमि का टुकड़ा दिया करता था। लेकिन इसने बलबन ने क्या किया कि इसने देखा कि इक्ता, जो लोग इक्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं या फिर कुछ अपाज हैं। तो इसने जो इसकी मतलब जिनके पास इक्ता थी, अगर वो ये सेना में युद्ध करने के लिए तैयार हैं, मतलब सेना में लड़ने के लिए लड़ सकते हैं, तो उसके लिए इसने क्या किया था? उनके पास तो एकता को छोड़ा था। बाकी जितने भी लोग बचे थे जो मतलब सेना में नहीं लड़ सकते थे, उनसे इसने क्या किया था? एकता वापस लेकर उन्हें नगद वेतन देने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो बोला जाता है कि एकता व्यवस्था को पूर्णतः अगर पूछा जाए एकता व्यवस्था को पूर्णतः बंद किसने किया, तो उसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन कुछ हद तक किसने बंद किया था? इसको बलबन ने किया था। ठीक है। इसके बाद इसने दो विभाग बनाए थे। ठीक है। उन दोनों विभागों का क्या नाम था? एक था बरीद ए मुमलिक, जो कि इसने गुप्त विभाग बनाया था। गुप्त विभाग का मतलब है, मतलब दरबार में जानना चाहता था कि कौन लोग हमारे खिलाफ हैं और कौन हमारे पक्ष में है। तो इसके लिए इसने एक विभाग बनाया था, गुप्तचर विभाग। ठीक है। दूसरा इसने जो विभाग बनाया था वो बनाया था दीवान ए अर्ज, जिसका मतलब है सैन्य विभाग। मतलब सैनिकों के लिए एक विभाग बनाया था, दीवान ए अर्ज। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना भी की थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि न्याय विभाग की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? बलबन ने ही की थी। बलबन के समय पर 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए थे, जो कि सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सफल आक्रमण, मतलब या तो एक तो मंगोल का आक्रमण माना जाता है कि 1221 ईस्वी में हुआ था, जो कि पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ था, जो कि कब हुआ था? इल्तुतमिश के समय पर हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो मंगोल के आक्रमण हुए 1279 और 1285 में हुए। मंगोल कौन थे? मंगोल तीन देशों से आया करते थे, मंगोलिया, चीन और रूस, जो कि बहुत ही ताकतवर लोग थे। ये भी भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना देखते थे। ठीक है। इसके बाद एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया। ठीक है। बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में मतलब पहली बार किसी गुलाम ने किसी तख्त के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो कौन था? तुगरिल खां था। ठीक है। तुगरिल खां कहाँ शासन करता था? ये करता था बंगाल में शासन करता था। बंगाल में एक राजा हुआ करता था पहले, तातार खां। ठीक है। तातार खां कौन था? तातार खां था तुगरिल खां का पिता। तो बलबन ने इसके पास संदेश पहुंचवाया कि तातार खां तातार खां एक स्वतंत्र शासक की तरह मतलब स्वतंत्र शासक की तरह शासन करता था। तो इसने बोला कि आप स्वतंत्र शासन नहीं कर सकते। तो तातार खां बलबन के बारे में जानता था, वो इसकी शर्त को मान गया। ठीक है। और उसने इसको 63 हाथी भी भेंट किए थे। ठीक है। इसके बाद तातार खां का एक पुत्र होता तुगरिल खां, जिसने बोला कि कौन है बलबन, मैं किसी बलबन की बात नहीं मानता और मैं स्वतंत्र रहूँगा। ठीक है। ये बात बलबन को पता चली, तो कहा जाता है कि बलबन पहली बार दिल्ली की गद्दी से कहीं बाहर युद्ध के लिए निकला था। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहली बार किसी गुलाम ने तख्त के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तख्त मतलब राजा के खिलाफ, और गुलाम कौन था? ये भी एक गुलाम था। कौन? तुगरिल खां। ठीक है। तो जैसे ही तुगरिल खां को पता चला कि बलबन युद्ध के लिए आ रहा है, तो तुगरिल खां ने क्या किया? तुगरिल खां दरबार को छोड़कर भाग गया। किसी ने इन्हें सलाह दी थी
कि बलवन को किसी ने सलाह दी कि तुगरिल खां इस बाजार में घूम रहा है। तो उसके बाद क्या किया था, इसका एक सेनापति हुआ करता था अली खां, ठीक है। अली खां 40 सैनिकों के साथ गया और जैसे ही वहाँ इसने तुगरिल खां बाजार में भाग रहा था, इसने उसके पीछे से कुल्हाड़ी मार दी और इसकी हत्या कर दी। तो तब से माना जाता है कि अली खां का एक दूसरा नाम है तुगरिल कुश, ठीक है। अली खां का जो दूसरा नाम वो क्या है, तुगरिल कुश। इसको तुगरिल कुश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने तुगरिल खां की हत्या की थी, ठीक है। तुगरिल को वध करने वाला कौन है, तुगरिल कुश, ठीक है। तुगरिल कुश की मृत्यु किसने की थी, अली खां ने। और अली खां का दूसरा नाम क्या है, अली खां का ही दूसरा नाम है तुगरिल कुश, ठीक है। इसके बाद बलबन ने क्या किया था, जो भी इसके जो सहयोगी लोग थे, जो भी इसके पक्ष में होते थे, सबको इसने इसके बाजार में, मतलब बंगाल में ये जो लोग शासन करते थे लखनौती के बाजार में शासन करते थे। बंगाल में एक जगह थी लखनौती जहाँ पर ये शासन करते थे। इसने क्या किया, हम कहते हैं जो भी इसके मतलब सहयोगी थे सबको दीवारों पर कील ठोक कर गड़वा दिया था। मतलब इतना बेकार वहाँ का नज़ारा था कि लोग इनको देख देख कर ही बेहोश हो गए, ठीक है। इसने एक को भी नहीं छोड़ा था जो इसके मतलब पक्ष में थे, सभी को इसने चुन चुन के दीवार पर लटका और कील ठोककर सभी को दीवार पर गाड़ दिया था, ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर का जो शासक आता वो आता कैकूबाद, जो कि बलबन का पोता है। बलबन का एक पुत्र भी था जिसका नाम था बुगरा खां, जिसको गद्दी पर बैठने में, गद्दी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे गद्दी पर नहीं बैठना, ठीक है। मतलब एक ऐसा भी शासक, एक ऐसा भी राजा है जिसको बिल्कुल भी गद्दी की मोह माया है ही नहीं, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो इसके बाद बलबन का एक पोता था, बुगरा खां का पुत्र था, जो कि कैकूबाद, जो कि गद्दी पर बैठा। बस आपको इतना याद रखना है कि 10वें नंबर का शासक कौन था, कैकूबाद था। इसके बारे में और कुछ याद नहीं रखना। इसने किलोखरी का किला बनवाया था जो कि दिल्ली में है, जिसके अब अवशेष मतलब कुछ ही मात्रा में थोड़े बहुत अवशेष इसके बचे हुए हैं, ठीक है। किलोखरी का किला बनवाया था। अगर इसके अवशेष होते तो थोड़ा बहुत इसको इम्पोर्टेंट हम मानते, लेकिन कोई अवशेष तक नहीं है किलोखरी खां के, ठीक है। इसका एक पॉइंट है केवल, किलोखरी का किला बनवाया था, ठीक है। इसके बाद जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है वो कौन था, कैमुर्स था। कैमुर्स का ही दूसरा नाम है कैयुमार और इसी को हम क्या बोलते हैं, शमसुद्दीन सेकंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से बस आपको इतना याद रखना है कि गुलाम वंश का जो था अंतिम शासक कौन था, वो कौन था, कैमुर्स था। यहाँ से और कोई क्वेश्चन कभी एग्जाम में बनता ही नहीं। एक बार एसएससी ने पूछा था, एसएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है तो आपको कैमुर्स मिलेगा। ज़्यादातर इतिहासकारों ने कैमुर्स को ही ठीक माना है, ठीक है। कुछ इतिहासकार कैयुमार मानते हैं और कैयुमार का मतलब दूसरा नाम क्या होता है, शमसुद्दीन सेकंड। बस एक ही पॉइंट है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, कैमुर्स है, ठीक है। यहाँ के बाद गुलाम वंश बिल्कुल ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको, खिलजी वंश को, जो कि कब स्टार्ट होता है, जो कि 1290 से 1320 तक, मात्र 30 साल का शासनकाल है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम कार्यकाल किस वंश का है। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने काल वंश होते हैं, 5 वंश हैं। सबसे पहला कौन सा, गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी वंश है, उसके बाद तुगलक वंश है, उसके बाद सैयद वंश है और उसके बाद कौन सा है, लोधी वंश है। तो जो सबसे कम कार्यकाल वाला वंश है वो कौन है, खिलजी वंश है, जिसकी स्थापना कौन करता है, जलालुद्दीन खिलजी करता है, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। इस मतलब खिलजी वंश को हम फुल डिटेल में मतलब कल वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना, दोस्तों तक पहुंचाना, और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।